चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए आज की हमारी क्लास से ग्रुप टू के अंदर जो आपका सब्जेक्ट आज ग्रुप टू में स्टार्ट हुए हैं, उसमें एक सब्जेक्ट है आपका पेपर नंबर 11, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। यानी कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 80 मार्क्स का कवरेज करता है, और डेटा एनालिटिक्स एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि 20 मार्क्स की कवरेज करता है। सबसे पहले तो मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं इस सेक्शन के अंदर, वो 80 मार्क्स की कवरेज को लेकर के रहेगा, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम क्या अंडरस्टैंडिंग करते हैं और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको लेकर के अपन बात करेंगे। यानी ये सब्जेक्ट मैटर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके करियर में सीएमए क्वालिफाइड होने के बाद ये आप जब प्रैक्टिकली किसी कंपनी में जाओगे तो कितनी मदद करेगा, इन सबको लेकर के बात करते हैं। ठीक है ना, गेट बंद कर दो एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हाँ जी, समझना ध्यान से मेरी बात। चलिए देखेंगे सामने। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यहां पर आपको क्या समझ में आता है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी से, और मनी को मैनेज कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी बिजनेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि उस पैसे को आपको जनरेट कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। इन सब से रिलेटेड ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पढ़ा जाएगा। सपोज मैं बात करता हूं कि अपन सीएमए क्वालिफाइड होने के बाद किसी कंपनी में एज अ फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट होते हैं। मैंने क्या कहा कि एज अ सीएमए क्वालिफाइड होने के बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट होते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट काम उस कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड आप करेंगे एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। तो आपके दिमाग में तीन बातें निकल करके आएंगी। सुनना ध्यान से मैं क्या बात कह रहा हूं। चलिए देखेंगे आप, मैंने क्या कहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस का मतलब मनी से है, और मनी का मैनेजमेंट किसी भी कंपनी या बिजनेस के अंदर कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड सारी बातचीत हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में पढ़ेंगे। तो मैंने बात करी कि साहब एज अ फाइनेंस मैनेजर मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में एज अ सीएमए क्वालिफाइड होकर के अपॉइंट किए जाते हैं। तो उस कंपनी से रिलेटेड फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट डिसीजन आप किसी भी कंपनी में लेंगे। वो तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन में सबसे पहले डिसीजन का नाम मैंने लिया फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी कंपनी या बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसा जनरेट करना सबसे पहला काम करना है कि हम उस कंपनी या बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लेकर के कहां से आएंगे। तो आप जनरल तौर पे बैलेंस शीट देखते हैं, तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड वो 5 सोर्सेस लिखे होते हैं जिससे हम किसी कंपनी को चलाने के लिए फंड लाते हैं। अगर मैं बात करूं तो 5 सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब कंपनी के जो प्रोप्राइटर जो प्रमोटर्स होते हैं या कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो अपने खुद के इंटरनल फंड्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं, उसको रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में जानते हैं। तो सवाल यह है, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एज अ फाइनेंस मैनेजर सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होगा कि आप उस कंपनी को चलाने के लिए फंड कौन कौन से सोर्सेस से इकट्ठा करते हैं। तो मैंने यहां पर बात करी कि सब लाइबिलिटी साइड में 5 सोर्सेज होते हैं जिससे हम अपनी कंपनी को चलाने के लिए फंड लाते हैं। अब आप सोचो, एज अ फाइनेंस मैनेजर आप उस फंड का जनरेशन करते वक्त अपने दिमाग में क्या सोच डेवलप करोगे। तो मैं बात करता हूं, देखो सबसे पहले इक्विटी और प्रेफरेंस से अगर मान लीजिए मैं पैसा लाता हूं, तो इस पे लगने वाली कॉस्ट क्या है कंपनी के लिए। तो आप बोलेंगे सर इक्विटी शेयर पर कंपनी जो भी पैसा जनरेट करती है इक्विटी होल्डर से, उनको डिविडेंड पे करती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो आप पैसा जनरेट करते हो उनको अगेंस्ट में क्या पे करते हो, डिविडेंड। डिबेंचर या लोन से अगर आप कोई पैसा लेकर के आते हो तो उनको बदले में क्या पे करते हो, इंटरेस्ट। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो पैसा पड़ा होता है, क्या उस पर कोई कॉस्ट लगती है कंपनी की, लगती है। अभी आपको ये नहीं पता, आगे जाकर के मैं समझाऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस पे कोई ना कोई हिडन कॉस्ट लगती है। हिडन कॉस्ट का मतलब क्या, मान लीजिए कंपनी क्या बोलती है, सुनो ध्यान से मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं। एक कंपनी अपना इनकम स्टेटमेंट बनाती है, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से सभी प्रकार के खर्चे माइनस करती है, तो उसके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। टैक्स माइनस करने के बाद आफ्टर टैक्स बचता है।
आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे करेगी। फिर जो पैसा बचेगा वो सभी किसके लिए होगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा, जिसको मैं कहता हूं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब मान लीजिए मैंने बोला पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी इनकम स्टेटमेंट में इक्विटी होल्डर को बांटने के लिए पैसा बचा, सपोज मैंने बोला 1 लाख रुपए का बचा, क्या कंपनी अपना सारा पैसा जो भी एट द एंड बचता है वो इक्विटी होल्डर को डिविडेंड के रूप में बांट देती है क्या? नहीं। मान लीजिए 1 लाख रुपए बचा, उसमें से मैंने 60,000 इक्विटी डिविडेंड के रूप में बांटा, तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करने के लिए कितना पैसा बचा? 40,000 रुपए। अब वो 40,000 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग क्यों करती है कंपनी? कंपनी इसलिए करती है कि कंपनी में कोई भी फ्यूचर में अनसर्टिनिटी अगर आती है तो उससे लड़ने के लिए उसके पास कुछ ऐसा इमीडिएट फंड होना चाहिए जिससे वो मैनेज कर सके अपनी एक्टिविटीज को। इसलिए हर कंपनी अपने पास एक सफिशिएंट रिजर्व एंड सरप्लस को क्रिएट करके चलती है। सवाल मेरा यहां पर यह था कि सर वो रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा पड़ा है क्या उसके अगेंस्ट में कंपनी की जेब से कोई कॉस्ट लग रही है? तो इसका जवाब है हाँ, लग रही है। इसका मीनिंग क्या उसको समझते हैं। डिटेल बातचीत इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जब आगे जाकर के एक पर्टिकुलर चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा वहां पर मैं बातचीत करूंगा कि एक जनरल पॉइंट आपके दिमाग में डाल करके मैं छोड़ देता हूं। रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी पैसा कंपनी के पास, मैंने बोला 40,000 रुपए एज अ कैश पड़ा हुआ है, अगर कंपनी उस रिजर्व एंड सरप्लस को मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करती सपोज, तो उस पर वो 12% का रिटर्न कमाती। क्योंकि एज अ रिजर्व एंड सरप्लस आपको मेंटेन करना पड़ रहा है तो वो 12% रिटर्न कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो खत्म हो गई। तो इसके अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा पड़ा है उसमें जो अपॉर्चुनिटी कमाने की है, वो अपॉर्चुनिटी जो आप लैप्स कर रहे हो वो इसकी कॉस्ट कहलाएगी। मींस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई पैसा इमीडिएट या बिजनेस की अनसर्टिनिटी से लड़ने के लिए आपने बचा रखा है, तो उसको अगर आप कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई एस्टिमेटेड रिटर्न कमाते जो कि आप नहीं कमा पा रहे, वो एस्टिमेटेड रिटर्न जो है या वो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट जो है वो उस रिजर्व एंड सरप्लस की क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब ये कैलकुलेशन बनाई कैसे जाती है, क्या होती है, वो सब हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मैंने आगे की बात क्या बोली। मैंने बोला एज अ फाइनेंस मैनेजर जब आप किसी कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी कि एज अ फाइनेंस मैनेजर इस कंपनी को चलाने के लिए आप कौन कौन से सोर्सेस से पैसा लाओगे और वो सोर्सेस पे लगने वाली कॉस्ट कम से कम कैसे हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए फंड इकट्ठा करना है। अब जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी के लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, क्या जरूरी है कि सारा पैसा इक्विटी शेयर्स को इशू करके लाया जाए? तो कंपनी उसके अंदर बाइफिकेट करती है कि साहब मैं कुछ पैसा इक्विटी से लाऊंगी, कुछ पैसा प्रेफरेंस से लाऊंगी, कुछ पैसा डिबेंचर से लाऊंगी, कुछ पैसा लोन से लाऊंगी, और मैं कुछ इस हिसाब से पैसा लाऊंगी कि उस पर लगने वाली जो कॉस्ट है, कॉस्ट कौन सी बताई मैंने? डिविडेंड, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो इस हिसाब से हो ताकि मेरी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो? कम से कम आए। तो कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस मैनेजर को अपॉइंट करती है और फाइनेंस मैनेजर फाइनेंसिंग डिसीजन किस रूप में लेता है कि कंपनी चलाने के लिए फंड को किस अप्रोप्रिएट मैनर में इकट्ठा करे। इस बात के लिए मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो कि आपको इस बारे में बताएगा कि किसी कंपनी को चलाने के लिए जो कैपिटल आप जनरेट करते हैं उस पर लगने वाली कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे बनता है और उस कॉस्ट को कम से कम कैसे किया जा सकता है, वो ये चैप्टर आपको समझाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसके अलावा हम एक चैप्टर यहां पर और पढ़ते हैं जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? नाम से समझ में आता है कि किसी कंपनी का एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। क्या कंपनी पांचों सोर्सेस से पैसा लाए या कंपनी दो सोर्सेस से पैसा लाएगी तो भी इनफ है? तो यानी कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम मैनर में कितना होना चाहिए, उस बात के लिए हम ये कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैंने ये दो चैप्टर आपको इस रूप में बताए जिसके थ्रू आप किसी कंपनी चलाने के लिए फाइनेंस को जनरेट कैसे करते हैं उससे रिलेटेड बात करेगा। चलिए, अब मैंने बात क्या कही कि आपने कंपनी चलाने के लिए फंड इकट्ठा कर लिया, पैसा आपके हाथ में आ गया। अब पैसे को आप बिजनेस में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटी साइड वो 5 सोर्सेस लिखे होते हैं जहां से आप कंपनी चलाने के लिए फंड इकट्ठा करते हो। कर लिया आपने। अब आप इन्वेस्ट कहां करोगे? बैलेंस शीट के असेट साइड। असेट साइड आप इन्वेस्टमेंट कहां कहां करते हैं? दो जगह। एक तो फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने बात कही
एज अ फाइनेंस मैनेजर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। चलिए यहां पर समझना ध्यान से मेरी बात को, अभी नोट कुछ नहीं करना, केवल समझना है बस। इन्वेस्टिंग डिसीजन में मैंने बात करी, कंपनी अपने पैसे को दो सोर्सेस में इन्वेस्टमेंट करती है। एक तो बिजनेस के मैंने कहा लॉन्ग टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म सोर्सेस का मतलब कंपनी अपने फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट करती है। दूसरा, बिजनेस के शॉर्ट टर्म सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज का मीनिंग है करंट असेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब किसी भी कंपनी के द्वारा अपने बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्सेज मतलब फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाए, किस अप्रोप्रिएट मैनर में कौन से इन्वेस्टमेंट को कब करना है, इस बात का पता करने के लिए मैं यहां पर आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। चलिए, ये चैप्टर आपको इस बारे में बात करेगा कि कंपनी जब अपने बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्सेज यानी फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है तो किस तरीके से उस इन्वेस्टमेंट को किया जाए, इस बात को पता करने के लिए कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस या कंपनी के लिए अगर कोई डिसीजन फिक्स असेट्स को परचेस करने से रिलेटेड लिया जाता है तो कितना खतरनाक डिसीजन है वो। मान लीजिए एक कंपनी के लिए 50 लाख रुपए की कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेस कर ली, साल भर आपने काम किया, फिर आपने सोचा साहब ये 50 लाख की मशीन पर वो प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही, या इस बिजनेस के अंदर मुझे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। तो एक साल के बाद जब आप कोई दूसरा डिसीजन लोगे तो क्या वो आसान रहेगा? क्या नहीं। यानी कि अगर कंपनी ने अपने फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई डिसीजन ले लिया तो एक प्रकार से वो इरिवर्सिबल डिसीजन कहलाता है। एक बार ले लिया, उसी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कंपनी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अब कोई भी बिजनेसमैन इस बात का डिसीजन कैसे ले कि कौन से फिक्स असेट्स को परचेस करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्लियर है बात? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी बात। अगर बिजनेस में कोई शॉर्ट टर्म सोर्सेस के अंदर यानी करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इस बात का पता करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर से हम ये बात को समझेंगे कि बिजनेस के शॉर्ट टर्म सोर्सेज में यानी करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, ये बात हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पहला चैप्टर ये स्टार्ट करूंगा तो इसके बारे में तो अभी डिटेल बात हम करेंगे। तीसरा, फाइनेंस मैनेजर मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन में आता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। चलिए सुनना ध्यान से, मैंने क्या बात बोली देखिएगा। देखिए एज अ फाइनेंस मैनेजर आपने कंपनी चलाने के लिए फंड इकट्ठा कर लिया, उस फंड को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब आप बिजनेस में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को साल भर रन करेंगे, और रन करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर कोई ना कोई उस बिजनेस से पैसा जनरेट करेंगे जिसको हम प्रॉफिट के रूप में जानते हैं। अब आप उस प्रॉफिट का करोगे क्या, उस प्रॉफिट को अपने स्टेक होल्डर्स में बांटोगे। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर अलग होता है, स्टेक होल्डर अलग होता है। स्टेक होल्डर का मतलब हर एक वो व्यक्ति जो कंपनी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में जुड़ा हुआ है वो स्टेक होल्डर कहलाता है। यानी कि कौन कौन हो सकता है? कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, कंपनी के सप्लायर हो सकते हैं, कंपनी के सप्लायर मैंने आपको बोल दिया मतलब कौन? क्रेडिटर, जिनसे मैंने कोई उधार माल परचेज कर रखा है। इसके अलावा मैंने क्या बोला? कंपनी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर लोन आप इस रूप में देखते हैं, कंपनी के कस्टमर्स हो सकते हैं। मींस कंपनी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो कंपनी से लॉन्ग टर्म कब काम करेगा? जब उसको एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉपर आउटपुट मिले। अब सवाल यह है कि फाइनेंस मैनेजर जो भी पैसा कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से कर रहा है ताकि कंपनी से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो खुश रह सकें। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन उसको कैसे लेना है, यह बात एक इंपॉर्टेंट डिसीजन के रूप में आती है। अब इसके लिए मैं जो आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। हालांकि इसमें और भी बातें होती हैं बट केवल डिविडेंड पॉलिसी का एक चैप्टर अपने कोर्स में है तो केवल अभी हमको इतना ही पढ़ना है। चलिए, तो ये बात मैंने आपको बताई
कि एक कंपनी को चलाने के लिए या एक कंपनी को स्टार्ट करते वक्त जब आप फाइनेंस मैनेजर को अपॉइंट किसी भी कंपनी में अपॉइंट करते हैं तो वो अपनी कंपनी के फाइनेंस यानी मनी को मैनेज करने से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। अब उनसे रिलेटेड जब मैं ये चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा तब उनके अंदर हम डिटेल बातचीत करेंगे। अब आप एक बार ये चार्ट कॉपी कर लें। ले रखा है क्या आपने? अच्छा, दिखाना एक बार। ये आपने कहाँ से लिया? अच्छा। अच्छा, उसमें ले रखा है आपने। अच्छा अच्छा। तो अभी आप अटेम्प्ट कौन सा देंगे, दिसंबर वाला? ग्रुप टू? देखिए ये जो फाइनेंस, आप लिखते भी रहो मेरी बात सुनते भी रहो। आपके जीवन में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके जीवन के अंदर। जब आप सीएमए क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप अपना जो करियर बनाते हैं वो करियर किसी एक फील्ड में बनाते हैं। अकाउंटिंग में बनाना है, फाइनेंस में बनाना है, टैक्सेशन में बनाना है, ऑडिट में बनाना है, लीगल कंप्लाइंसेस को सेटल करने में बनाना है, किस में बनाना है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं, रेटिंग कंपनीज के अंदर काम करते हैं, या कोई ट्रेडिंग वाली जैसे कंपनी जैसे समझते हैं आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है, उनसे रिलेटेड फंड मैनेजर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के लिए ये जो सब्जेक्ट मैटर मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर किस तरीके से बातचीत की जाएगी उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मींस अगर मैं जितने भी आपकी ब्रांचेस बात करूं करियर बनाने के लिए, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो आपको फाइनेंस सेक्टर के अंदर मिलेगी। यानी आप एज अ करियर अगर फाइनेंस के अंदर चुनते हैं तो उसमें आपको जो ग्रोथ है बाकी के कंपेयर में बहुत अच्छी मिलेगी। तो फाइनेंस आपके जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त या सॉरी इस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाते वक्त मैं आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जिसके अंदर हम एज अ सीएमए क्वालिफाइड होने के बाद किसी कंपनी में फाइनेंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो कोई भी चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल जिंदगी में क्या यूज है। यानी किसी कंपनी में जाकर के जब आप कोई काम करेंगे तो इन कंसेप्ट की मदद से वहां पर ऐसा क्या काम करेंगे जिससे वहां पर उस कंपनी को आप एक बढ़िया प्रोडक्टिविटी जनरेट करके दोगे, और उस नॉलेज के बेसिस पर वो कंपनी आपको कोई पैकेज देगी। तो इन सारी बात को मैं प्रैक्टिकल इंडस्ट्री से रिलेट करके बताऊंगा कि फाइनेंस के आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए नोट कर लिया कि सभी ने यहां तक का? चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पार्ट पर, देखेंगे आप। हाँ जी। अब अपन स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को पढ़ना। इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैंने आपको बुक नहीं खोली, सिलेबस के बारे में नहीं बताया, वो बात की बात है। पहले अपन सबसे पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि आपको सिलेबस समझ में कुछ नहीं आएगा जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, क्योंकि वहां पर आप कहीं ना कोई चीज पहले पढ़ के आ चुके होते हैं तो आप रिलेट कर पाते हैं। पर यहां पर मेरे को बुक खोलना उसके सिलेबस को बताना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता ही नहीं, आज से पहले कुछ पढ़ा ही नहीं। यानी इसमें जितनी बातें पढ़ोगे सब आपके लिए नई है। तो जहां से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा वहां से सारी बातों को समझना शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं जो अपना चैप्टर आपका शुरू कर रहा हूं वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें तीन सबसे बड़े टॉपिक कौन कौन से हैं? कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और एक चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी 80 नंबर में 15 नंबर इसके हैं, 15 नंबर इसके हैं, 15 नंबर इसके, 45 नंबर के तो ये तीन चैप्टर हैं।
तो जो 3 चैप्टर सबसे बड़े हैं, पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 15 चैप्टर, लेकिन उसमें से 3 चैप्टर मैंने कौन से बोले, ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिसके बेसिस पर आपका लगभग आधा पोर्शन कवर होता है आपके पूरे फाइनेंस का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका जो टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा उसका नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो नए पेज से आप लोग हेडिंग लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चलिए सुनेंगे ध्यान से मेरी बात, देखिएगा। सबसे पहले तो हमने दिमाग में ये बात क्लियर करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एज अ फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड में एक इन्वेस्टिंग डिसीजन जो हम लेते हैं, पैसे को आपने जनरेट कर लिया, इन्वेस्ट कहां करते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड। असेट साइड इन्वेस्टमेंट कहां किए जाते हैं, एक तो फिक्स असेट्स में और एक करंट असेट्स में। यानी जब आप बिजनेस के शॉर्ट टर्म सोर्सेस मींस करंट असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, उस बात के लिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका क्या नाम है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं इस बात को समझना, लिखेंगे मेरे साथ साथ और समझते जाएंगे। देखिएगा, एवरी बिजनेस रिक्वायर two types of capital, two types of capital for their business। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको दो प्रकार की कैपिटल की जरूरत पड़ती है। पहली, फिक्स्ड या परमानेंट कैपिटल। दूसरी, फ्लक्चुएटिंग या आप इसको बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल। चलिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमको दो प्रकार के कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एक को मैंने नाम दिया फिक्स कैपिटल, एक को मैंने नाम दिया वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल। चलिए इसमें लिखेंगे, इट इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज परमानेंटली permanently invested in the business। Example, land and building, plant and machinery, furniture, एक्सेट्रा। तो फिक्स कैपिटल वो पोर्शन ऑफ कैपिटल है जो कि परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। क्या ये कैपिटल बार बार हर साल इन्वेस्ट करोगे क्या आप, नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आप बात करते हैं वर्किंग कैपिटल, या इसको आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कुछ भी बोल सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसमें लिखेंगे, इट इज that portion of capital, that portion of capital which require for day to day business operations। क्या बात कही मैंने, इट इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच रिक्वायर फॉर
डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, यानी बिजनेस की रनिंग एक्टिविटी को मैनेज करने से रिलेटेड जिस कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है उसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल के रूप में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, एक्सेट्रा, साथ के साथ लिखते जाएंगे। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले अब वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल, चलिए इसमें लिखेंगे अब मीनिंग। इट मीन्स it means that portion of capital, that portion of capital which is required, which is required for day to day business operations and their running activities, their running activities smoothly। एग्जाम्पल, या फिर पहले इसको लिखेंगे इट कैन बी, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज excess of current assets over the current liabilities। चलिए इस बात को एक बार नोट कर लें। चलिए, बहुत सिंपल सी बात मैंने क्या बोली, वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने बोला वो पोर्शन ऑफ कैपिटल जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी बात से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो अब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर कोई एक छोटी दुकान के लिए, छोटे बिजनेस के लिए नहीं पढ़ रहे। ये एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़े कॉर्पोरेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जहां पर 5,000 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। एक बड़ी इंडस्ट्री के हिसाब से वर्किंग कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आएगी। मैं इस बात को समझाने के लिए छोटे एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, उस बात को समझना। देखिए, मैंने बात करी कि मान लीजिए एक छोटी दुकान जिसके ऊपर मान लीजिए कोई एक सामान एक कस्टमर खरीदने के लिए आता है, और वो सामान मान लीजिए 200 रुपए का है, और वो कस्टमर उस दुकानदार को 500 रुपए देता है। तो अब दुकानदार का काम क्या है, 500 रुपए वो लेगा, 200 रुपए का सामान उसको देगा, और 300 रुपए वापस उस कस्टमर को करेगा। अब 300 रुपए वापस करने के लिए उसके गले में 300 रुपए होना भी तो चाहिए। तो देखो, मैं दुकानदार, आप कस्टमर, मेरे पास सामान खरीदने के लिए आए, मैंने आपसे 500 रुपए लेकर के गले में डाल दिया, 200 रुपए का सामान आपको दे दिया। अब आप क्या बोलोगे, 300 रुपए वापस करो। मेरे गले में कोई कैश है ही नहीं, यानी मैंने 500 रुपए डाल दिए, 300 रुपए वापस कैसे करूं। मैंने बोला आपको 300 रुपए कल ले जाना, क्या आप अगली बार से मेरी दुकान पर आओगे? नहीं। आप उस दुकान से जाकर के सामान खरीदोगे जो आपको 200 रुपए का सामान तो दे ही रहा है, साथ में 300 रुपए वापस भी कर रहा है। अब आप 300 रुपए के लिए वापस थोड़ी ना मेरे पास आओगे। तो यानी मैं अपने बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रनिंग कैश हमेशा मेरे पास मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि मेरे बिजनेस ऑपरेशन सफर ना करें। यानी आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली रन करने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल या कैश के रूप में ऑलवेज पैसा आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि आपका बिजनेस कहीं कहीं भी सफर ना करे, कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो वर्किंग कैपिटल से मेरा मतलब सिर्फ इस बात से है कि आपका डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए कुछ कैपिटल आपके पास एज एन कैश ऑलवेज मेंटेन होनी चाहिए, ताकि बिजनेस एक्टिविटी उसको सफर ना कर सके। चलिए, अब इसी डेफिनेशन को हम डिसीजन मेकिंग रेफरेंस में समझते हैं, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। चलिए लिखेंगे नीचे,
ये हो गया पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग रेफरेंस में मैं इस बात को कैसे समझाता हूं, उस बात को देखना। आपको नोट कुछ नहीं करना, सामने देखना है। देखिएगा, मैंने क्या बात करी उसको समझते हैं। देखिए, मैंने बात करी कि सब किसी बिजनेस के लिए जो एक एप्रोप्रिएट मैनर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, एप्रोप्रिएट मैनर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, वो सपोज मैंने कहा कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट है आपके पास 1 लाख रुपए का। यानी आप अपने बिजनेस को स्मूथली अगर चलाना चाहते हैं तो आपके गले में 1 लाख रुपए का कैश ऑलवेज रहना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चल सके। मान लीजिए सपोज मैंने बोला आप एज अ वर्किंग कैपिटल अपने पास 1,50,000 रुपए का कैश मेंटेन करते हैं, जबकि मैंने क्या बोला, एक्चुअल कैश आपके पास जो है, या इसको आप कैश नाम ना दे करके एक्चुअल वर्किंग कैपिटल नाम देंगे। एक्चुअल वर्किंग कैपिटल आप मेंटेन कर रहे हैं सपोज 1,50,000 रुपए। तो इसका मतलब आप जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। तो जितनी रिक्वायर्ड है उससे आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, एक्सेस मेंटेन कितना कर रहे हैं, 50,000 रुपए। तो ये एक्सेस मेंटेन करना आपके लिए कोई फायदे का सौदा नहीं, नुकसान है। तो सुनो ध्यान ध्यान से, मैंने क्या बात बोली। मैंने कहा साहब आपके बिजनेस को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, इतनी आपको मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप 1,50,000 की मेंटेन कर रहे हैं, मतलब 50,000 ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप इसको नहीं करें, एज अ कैश अपने पास मेंटेन ना करें, तो इस 50,000 को मैं मार्केट में इन्वेस्ट करके जो रिटर्न कमा सकता हूं, वो रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी गवा रहा हूं मैं। देखो, अभी तो मैं 1,50,000 रुपए यूज कर रहा हूं आपके सामने। जब आप किसी बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसमें 10,000 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें ये वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी करोड़ों में होता है। यानी कि वो एज अ कैश उनके पास करोड़ों मेंटेन रहता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो मैं यहां पर आपको छोटे एग्जांपल समझा रहा हूं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए 1 लाख की कैपिटल रिक्वायरमेंट है, पर आप 1,50 मेंटेन कर रहे हो, मतलब 50,000 एक्सेस मेंटेन कर रहे हो जिसकी नीड नहीं है। अब अगर इस 50,000 को मैं कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करता, सपोज म्यूचुअल फंड्स में लगाता या बैंक में एफडी कराता, वहां पे 7% का ब्याज मिलता, तो वो जो 7% का ब्याज कमाने की अपॉर्चुनिटी उस 50,000 पर है, वो मैं गवा रहा हूं। इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड है अगर मैं उतना ही मेंटेन करता, तो ये 50,000 पे रिलीज हो जाता, और इस 50,000 को मैं मार्केट में इन्वेस्ट करके 7% का क्या कमा लेता, कम से कम ब्याज कमा लेता। तो ये 7% का अपॉर्चुनिटी लॉस मुझे इस एक्सेस कैपिटल पर देखने को मिल रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि आप एक्चुअल वर्किंग कैपिटल अपने पास मान लीजिए 80,000 की मेंटेन करते हैं, यानी जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम मेंटेन करते हैं, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी या आपका बिजनेस सफर करेगा। मींस कभी बिजनेस के अंदर ऐसी सिचुएशन आई जब आपको 90,000 रुपए की जरूरत पड़ी, तब आपके पास वर्किंग कैपिटल के रूप में कैश कम पड़ जाएगा और आपकी बिजनेस एक्टिविटी रुक जाएगी। अभी रुकेगी कैसे, वो आगे डिटेल बातचीत में करूंगा। कि मान लीजिए मैंने बोला बिजनेस में 95,000 रुपए की जरूरत है और आपके पास मेंटेन कितना है कैश, 80,000। अब आपकी बिजनेस एक्टिविटी वहीं रुक जाएगी। जब तक आपके पास 15,000 रुपए नहीं आएगा, जब तक वो एक्टिविटी रन नहीं करेगी, उससे एसोसिएटेड जितनी एक्टिविटीज हैं वो सारी ठप पड़ जाएंगी। इसका मतलब आपका बिजनेस के अंदर जो अप्रोप्रिएट मैनर में रिक्वायरमेंट है वो अमाउंट होना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या बात करी कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी सफर करेगी, यानी कि आप प्रोडक्शन डिले करेंगे। प्रोडक्शन डिलेड ड्यू टू ड्यू टू लेस वर्किंग कैपिटल मेंटेन। चलिए एक बार आप ये डायग्राम बना लेंगे। अब ये सारी बातचीत मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले एक बार आप इसको नोट कर लेंगे।
चलिए नोट कर लिया यहां तक की बात। अब आगे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इफ इट इज मोर देन रिक्वायर्ड देन it involve then it involve some opportunity cost. If it is more than required, then it involves some opportunity cost, and if it is less than required, then production activity will be delayed. तो मैंने क्या बात करी कि बिजनेस को जिस अप्रोप्रिएट मैनर में कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज्यादा आप मेंटेन करते हैं तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। इसका मतलब 50,000 रुपए जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो आप मेंटेन कर रहे हो, तो उस पर जो कमाने की अपॉर्चुनिटी है वो गवा रहे हो। तो इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लॉस आप देखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी लग रही है। और जितना रिक्वायर्ड है उससे कम रिक्वायर्ड अगर आप मेंटेन करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या करेगी, डिले करेगी, सफर करेगी, प्रॉब्लम में आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई ये वाली? चलिए इस बात को नोट कर लेंगे। हो गया नोट सभी का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपने वर्किंग कैपिटल का जो पॉइंट डाला है, इस पॉइंट में इसको आप ए पॉइंट नाम दे दो, जिसमें मैंने इसके मीनिंग को समझाया है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर बी पर। इसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द बिजनेस। कौन कौन सी? एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और दूसरी है नेट वर्किंग कैपिटल। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के। चलिए इसमें लिखेंगे इट मींस टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट्स, टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट्स which is converted in cash within a year। चलिए मैंने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब बताया, टोटल ऑफ करंट असेट्स का मतलब। वर्किंग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है टोटल ऑफ करंट असेट्स, और करंट असेट्स का मतलब वो असेट्स जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट होती हैं। भाई करंट असेट्स से आप समझते क्या हो? ऐसी असेट्स जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट होती हैं वो करंट असेट्स कहलाती हैं। और करंट लायबिलिटी से आप क्या समझते हो? ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको विद इन ईयर करना होता है वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में फर्क समझते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट करना कब होता है? मोर देन 1 ईयर, यानी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको विद इन ईयर करना ही होगा। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट्स जो कि विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट होंगे, वो आपके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के रूप में कहलाएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी, नेट वर्किंग कैपिटल।
इसमें लिखेंगे इट मीन्स excess of current assets over the current liability. It can be obtained by current assets minus current liability. चलिए सुनो ध्यान से, मैंने क्या बात बोली। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ फिर, कि ऐसी असेट्स जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो गई, तो आपके पास कैश आ गया, उससे आपने ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको विद इन ईयर करना था उनका पेमेंट कर दिया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर नेट कैश आपके हाथ में जो बचा वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब टोटल ऑफ करंट असेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो पैसा एट द एंड ऑफ द ईयर आपके हाथ में कैश के रूप में बचेगा वो नेट वर्किंग कैपिटल को डिनोट करेगा। चलिए यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई मेरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात सुनो। अब देखिए मैंने यहां पर वर्किंग कैपिटल के बारे में बातचीत की कि वर्किंग कैपिटल का बेसिक मीनिंग क्या हुआ। यानी कि आप मोटे तौर पर क्या बात समझते हैं कि हम किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो रनिंग कैश आपके हाथ में रखना है ताकि बिजनेस एक्टिविटी सफर ना करें, वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अब सवाल मन में ये आएगा कि सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो बात समझ में आ गई, पर कितना मेंटेन करना है, बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट मैनर ऑफ वर्किंग कैपिटल बोलते किसे हैं, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो इस पूरे चैप्टर में ये सारी बातचीत आप सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस को, अपने बिजनेस को रन करने के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितनी सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल उसको मेंटेन करनी चाहिए, तो ना तो उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी डिले हो, ना तो उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी सफर हो कम वर्किंग कैपिटल पड़ने के कारण से, या ना एक्सेस वर्किंग कैपिटल वो मेंटेन करे जिससे वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नुकसान खा सके। तो इसका मतलब आपको उस अप्रोप्रिएट मैनर में वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी है जिससे ना तो आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी सफर हो, ना ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में आपका कोई नुकसान हो। तो अब सवाल यह है उस अप्रोप्रिएट मैनर ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसी भी बिजनेस के लिए कैसे की जाएगी, इस बात का पता हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए बढ़े आगे अपन, चलिए देखेंगे अब आगे। अब मैंने यहां पर बी पॉइंट के बारे में बात कर ली, अब आगे की बात करते हैं सी पॉइंट पर। हाँ जी, लिखेंगे। इस पे भी एक ज्ञानवर्धक बात करनी पड़ेगी आगे, देखेंगे। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, लिखेंगे इसमें देयर आर टू मेथड्स by which we can calculate working capital requirement. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दो मेथड हैं जिसके थ्रू आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन को बनाते हैं। पहला ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, पहले मेथड का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। नंबर टू है फोरकास्टिंग, या इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। चलिए यहां तक की बात आप आज की क्लास में नोट कर लें। तो यानी कि इस पूरे चैप्टर में ये दो मेथड आपको इस बारे में बताएंगे कि किसी भी बिजनेस के लिए कितना वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट है, कितना उसको मेंटेन करना चाहिए, उस बात की कैलकुलेशन कैसे बनेगी वो हम इन दो मेथड से समझेंगे। अब मैं ये मेथड जो है वो आपको कल की क्लास से शुरू करूंगा, एक एक मेथड को समझाना, ठीक है ना। चलिए अभी कॉपी बंद नहीं करनी, यहां तक की बात नोट कर ली क्या। चलिए
अब आज की क्लास में हमने क्या बात पढ़ी उसको एक बार रिकैप करते हैं। तो जब भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन करता हूं, क्योंकि हर चैप्टर को आप पढ़ोगे तो पहले 5-6 दिन तो थ्योरेटिकल, ये चैप्टर थ्योरेटिकल नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। बड़ा सवाल एग्जाम में बनता है, 1 या 2 सवाल एग्जाम में बनते हैं इससे, है ना। लेकिन जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं तो पहले उसकी बेसिक थ्योरेटिकल थीम समझते हैं कि वो चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, क्या यूज है, वो सारी बातें पहले मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा। और जब जब मैं आपको कोई भी चैप्टर के पहले 3-4-5 क्लास से थ्योरी बताऊंगा, तो हर दिन चैप्टर पढ़ने के बाद उसका एक रिवीजन करेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। कल आकर के रिवीजन करेंगे कि पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, तो अगली क्लास में हमको अब आगे से यहां से पढ़ना है। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि आज की इस क्लास में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में मैंने क्या डिस्कशन किया, उसको 5 मिनट में रिकैप कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप, तो आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने बात करी कि फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन एज अ फाइनेंस मैनेजर कंपनी के अंदर लेता है या किसी भी बिजनेस के अंदर लेता है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने से रिलेटेड फाइनेंस मैनेजर के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। क्या क्या? पहला मैंने बोला फाइनेंसिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनेंसिंग का मतलब है कंपनी चलाने के लिए आप जो फंड इकट्ठा करते हो वो कौन कौन से सोर्सेज से आप इकट्ठा करके लाते हो। तो जनरल तौर पे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वो 5 सोर्सेज होते हैं जिससे हम कंपनी चलाने के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। और एक समझदार फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा कि वो उस तरीके से फंड को जनरेट करेगा ताकि उस पर लगने वाली कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो। यानी डिविडेंड और इंटरेस्ट के रूप में मेरा जितना कम से कम पेमेंट जाएगा और जितने ज्यादा से ज्यादा मैं कैपिटल जनरेट कर सकता हूं, वो मेरे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन कहलाएगा। तो सबसे पहली बात मैंने करी कि कंपनी के लिए फंड जनरेट कैसे करना है। जनरेट करने के बाद उसको बैलेंस शीट में आप असेट साइड में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स में। फिक्स असेट्स मतलब लॉन्ग टर्म सोर्सेज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज यानी करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर पैसा जनरेट किया, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी रन करके जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उसको आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने स्टेक होल्डर्स में, और इसे ऑप्टिमम मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि सभी स्टेक होल्डर आपकी कंपनी से खुश रहें और आपकी कंपनी के साथ जुड़े रहें, तभी तो आपकी कंपनी ग्रो होगी। तो इससे रिलेटेड जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि इसमें और भी बहुत डिटेल बातें होती हैं, पर आपके कोर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस के अंदर केवल डिविडेंड पॉलिसी का एक चैप्टर होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर मैंने आपको बताए हैं। अब मैंने आज की क्लास में सबसे पहला चैप्टर इन्वेस्टिंग डिसीजन से रिलेटेड स्टार्ट किया, जो कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज यानी करंट असेट से रिलेटेड बात करता है, जिसका नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो मैंने क्या क्या बातें करी? मैंने बात करी कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 2 प्रकार की कैपिटल की जरूरत पड़ती है, फिक्स्ड और परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल उसे बोलते हैं जो परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी जाती है, बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती इन्वेस्ट करने की। जबकि फ्लक्चुएटिंग या वर्किंग कैपिटल बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए एवरी टाइम रिक्वायर्ड रहती है, यानी वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद मैंने बात करी साहब डिसीजन मेकिंग रेफरेंस के अंदर आप इस टॉपिक को कैसे समझते हैं। तो मैंने बात करी साहब किसी भी बिजनेस के लिए जिस अप्रोप्रिएट मैनर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है वो है 1 लाख रुपए। अगर आप उससे ज्यादा मेंटेन करते हो 1,50, तो 50,000 रुपए जो आप एक्सेस मेंटेन कर रहे हो उस पर आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहे हो, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो। लेकिन जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी डिले होगी, सफर होगी। ये बात सब बातें आगे जाकर के मैं समझाऊंगा कैसे सफर होती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हर बिजनेस को उस अप्रोप्रिएट मैनर में वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना चाहिए जितना उसके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है साहब वो रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे बनेगी, कि किसी बिजनेस को पता कैसे चलेगा कि उसके लिए कितनी अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो उस बात का पता हम इन दोनों मेथड से लगाएंगे, यानी ये 2 मेथड आपको सिखाएंगे कि किसी भी बिजनेस के लिए कितना वर्किंग कैपिटल उसको मेंटेन करना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? फिर मैंने बात करी थी साहब 2 टाइप्स की वर्किंग कैपिटल होती है बिजनेस के अंदर, एक होती है ग्रॉस, एक होती है नेट। काम वैसे कौन सी आती है? नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट्स जो कि विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट होंगे, और करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी जो विद इन ईयर पे करना होगा। तो उनको पे करने के बाद जो नेट कैश आपके हाथ में बचेगा वो क्या कहलाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। यहां तक की बात आपको मेरी क्लियर है? अब कल की क्लास से मैं एक एक मेथड को स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की। इसमें आप जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में 101% यही मेथड एग्जाम में आता है। यानी अगर आप पिछले 10 अटेम्प्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें 10 अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, 20 अटेम्प्ट अगर आप देखते हैं तो 19 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया है, 1 अटेम्प्ट में ये आया है।
तो ना के बराबर पूछते हैं, सबसे ज्यादा मेथड कौन सा पूछते हैं, फोरकास्टिंग। लेकिन इसको समझने के लिए ये भी आना चाहिए, तो पढ़ना तो हमको सारा है। तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, फोरकास्टिंग मेथड 100% एग्जाम में आएगा। चलिए आज की इस क्लास में इतना रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।